पिछला हफ्ता तो इनफैक्ट इस साल के पहले 2 हफ्ते तो ग्लोबल बाजारों के लिए काफ़ी दमदार रहे हैं। अब कैसी रहेगी चाल? अजय बग्गा साहब, मंडे का दिन है, हमारे साथ हैं तैयार। बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो में हैं सर हमारे साथ। और सर, अच्छा मूव आई है, साल की शुरुआत अच्छी रही है, नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है जी। एक तो ये क्या संकेत दे रहा है, और क्योंकि अब अर्निंग्स का भी सीजन शुरू हो गया है, बैंक्स में हमने देखा फ्राइडे को थोड़ा मिला जुला रिएक्शन अमेरिकी बाजारों ने दिखा है, अब वहां से क्या फोकस रहेगा सर? आज 5 अहम अपडेट्स हैं जी दीप। सर। एक तो जो ये नैस्डैक 6 दिन कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, वो नवंबर 2021 के पीक टाइम के टाइम ऐसे 6 दिन हमने देखे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस रही पिछले हफ्ते। 4.5% से ज़्यादा नैस्डैक। दूसरा, चाइनीज टेक में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है। 10 सेंट का देखिए जो हेडलाइंस आ रहे हैं, 95% ऊपर हो गया है अक्टूबर लो से, और लगभग $20 बिलियन चाइनीज मार्केट में एंटर हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक है कि फेड की बैठक 1 तारीख की, उसमें अब लगभग 94%, 94% प्रोबेबिलिटी हो गई है 25 बेसिस पॉइंट की, तो लगभग तय है 25 बेसिस पॉइंट 1 फरवरी को। 2 और जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं जो इस साल ज़्यादा अहम हो सकते हैं फेड या अमेरिकन इकोनॉमी से, एक है चाइना रीओपनिंग ट्रेड। तो कल चाइना का जीडीपी आता है, उसको बहुत क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा। उसका लास्ट तिमाही का और पूरे साल का 2022 का जीडीपी है कल चाइना का। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्लो डाउन हमने देखा, इंपोर्ट में भी। तो उससे चाइना रीओपनिंग से सारा असर आएगा कमोडिटीज़ पे, इन्फ्लेशन पे, ग्लोबल ग्रोथ पे। बहुत अहम एक आंकड़ा रहता है। दूसरा, जो पिछली बारी हमने कहा कि आज तक हम देखते नहीं थे, क्योंकि वो पॉलिसी सेम रही है 2016 से, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी। परसों बैंक ऑफ जापान की बैठक है, अगर कुछ हुआ उसमें, ना भी हुआ तब भी मार्केट मूव करेगा, अगर हुआ तो कैरी ट्रेड बहुत रिस्क पे आ जाता है। दीप, हो क्या रहा है कि जापान में यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो उनका जो नया लेवल था 10 साल का, उससे भी ज़्यादा यील्ड गए। $72 बिलियन के बॉन्ड खरीदे हैं बैंक ऑफ जापान ने पिछले हफ्ते यील्ड को कम करने की कोशिश में, बट उनकी होलसेल प्राइस ऊपर है, कंज्यूमर प्राइसेस ऊपर हैं, और हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। करेंसी स्ट्रांग हो रही है, वो भी नहीं चाहते। वो जापानी मार्केट नर्म इसलिए हुआ कि 127 पे आ गया जो येन है, तो करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो बहुत अहम बैठक रहेगी। हम ज़्यादा इस पे फोकस करना बंद कर दिए थे, क्योंकि यही दिखता था कि यील्ड कर्व कंट्रोल चल रहा है, नेगेटिव रेट चला रहे हैं। तो आखिरी जो नेगेटिव रेट था वो निकल गया पिछले महीने। तो जहां 18 ट्रिलियन डॉलर्स के बॉन्ड होते थे दीप 2021 की शुरुआत में नेगेटिव यील्ड के, आज 0 हो गए हैं। इतना अहम चेंज हुआ है बॉन्ड मार्केट में। तो ये चाइना और जापान मुझे लगता है ज़्यादा अहम रहेगा इस साल के लिए बनिस्बत अमेरिका के। अमेरिका खैर बिग डैडी है, जो वो करेगा उसका इम्पैक्ट आता है, बट चाइना जापान को बहुत क्लोजली देखना चाहिए। रेट्स बढ़ेंगे सर जापान में? जापान रेट्स नहीं बढ़ाएंगे अप्रैल तक, तो क्योंकि कुरोडा की जितनी पूरी जिंदगी की मेहनत है वो वही है, तो रेट तो नहीं बढ़ाएंगे। अप्रैल में नया जो भी आता है तब देखना पड़ेगा, बट मार्केट ने तय कर लिया रेट बढ़ने चाहिए। तो जो करेंसी बढ़ रही है और यील्ड्स बढ़ रहे हैं, मार्केट तो ऑलरेडी उसको बिडअप कर रहा है। उससे क्या होता है, आपका जो लेवरेज कैरी ट्रेड करके जो पैसा लगता है दुनिया भर में, वो इम्पैक्ट हो जाता है। लगभग 300-350 बिलियन डॉलर अमेरिकन ये जापानी सेविंग्स का दुनिया भर में लगता है हर साल। वो काफ़ी बड़ा उसका हिस्सा यूएस के G6 में जाता है, बट सारा आपका इक्विटी ट्रेड भी उधर से ही चलता है। तो ऐसे माहौल में बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। ये नहीं देखा था पिछले महीने की पॉलिसी जब हम डिस्कस कर रहे थे, और नेहा जी भी थी, तब हमने डिस्कस किया था। ये बैंक ऑफ जापान ने एक झटका दे दिया, रेट तो नहीं बढ़ाएंगे बट इसको काबू भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत अहम रहेगा, क्या कहते हैं, कमेंट्री बहुत अहम रहेगी। वो 2-2:30 बजे टोक्यो शाम को आएगी, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट उसके चलते
थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है मार्केट्स में। जबरदस्त एक्शन हमारे बाजार में रिकॉर्ड। ये डॉलर का इम्पैक्ट माने, फेड की आगे की पॉलिसी का माने, या कुछ और पोजीशनिंग दिखा रहा है? क्योंकि गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो क्या बाजार मायने हो सकते हैं सर? देखिए, एक तो है सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं क्योंकि ये जो वेपनाइज हुआ एफएक्स रिजर्व्स पहली बारी रशिया यूक्रेन के बाद जो सीज कर लिया गया रशिया का फॉरेन रिजर्व, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के जो खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय कंज्यूमर शुरू हो रहा है, ये मकर संक्रांति के बाद वेडिंग सीजन फिर शुरू हो गया है, वो भी ज़रूर आता है कंजम्पशन। और तीसरा, चाइनीज़ रीओपनिंग ट्रेड। तो चाइना भारत के साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर रहता है सोने का ट्रेडिशनली, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि रुझान है। ओवरऑल जब फेड का रेट पीक होता है सोना भागता है, हमें सोना यहाँ से और जाते दिखता है। साल का जो मेरा विश्लेषण था उसमें सोना और चांदी दोनों मैंने पॉजिटिव लिए थे और कहा था कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है इस साल के लिए। यहाँ से और जाएगा सोना। और चांदी का यही है कि 60% चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ है, तो रिसेशन अगर है उससे चांदी पे इम्पैक्ट ज़रूर आता है। बट हमें मेन थीसिस हमारी ये है कि स्लो डाउन है, रिसेशन नहीं है, उसके चलते चांदी भी बढ़ना चाहिए इस साल। बट सोना ज़रूर काफ़ी तेज़ है और सेफ हेवन बाइंग है, ना केवल कंज्यूमर से बट सेंट्रल बैंक से। ओके, तो मेरे ख्याल से सर यहाँ पर फिर कच्चे तेल और मेटल्स पर भी आपका व्यू बनता है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो क्लियरली कह रहे थे कि 2022 में चाइना वो डिमांड ड्राइव करने में नाकाबिल साबित हुआ, लेकिन ये साल जैसे आप भी कह रहे हैं कि रीओपनिंग थ्योरी है वो उसको मदद करेगी। बिल्कुल। देखिए, हमारा पहला थीसिस था कि जून तक चाइना रीओपनिंग होगा जब ज़ीरो कोविड चल रहा था। अब इन्होंने ज़ीरो कोविड जो हटा दिया, अब लग रहा है कि मार्च तक फुल चाइना रीओपन हो जाता है, तो उससे मेटल्स पे बहुत इम्पैक्ट है। आज कॉपर जिस तरह गिरा है, ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल करेक्शन सा है। नहीं तो अगर चाइना का फंडामेंटल डिमांड देखें, उनके पास केवल 2 हफ्ते की कॉपर इन्वेंट्री रह गई है, तो इन्वेंट्री कम है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ने वाली है। ये हो सकता है चाइना का इंटरवेंशन आ जा रहा है, क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा आयरन ओर के ऊपर उनका वक्तव्य आया था कि हम देखने वाले हैं कौन गड़बड़ कर रहा है जिससे आयरन ओर की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं। तो ये हो सकता है आज चाइनीज़ इंटरवेंशन के कारण गिर रहा है, बट अदरवाइज डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स देखें तो ये बुलंद साल होने वाला है मेटल्स के लिए। सर, गोल्ड की तो हमने बात करी और करेंसी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बट 115 वाला डॉलर सर 102 के नीचे आ गया। रुपए में कल पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 1.5 रुपए की रिकवरी आई थी, बहुत ही शानदार एक्शन रहा। क्या वो जो एक डॉलर की पीक की तो आपने पहले भी बात करी थी, वो तो खैर अब दिख रहा है, निकल गया, बट अब करेंसी मार्केट को लेकर आउटलुक क्या बनता है? यहाँ से और स्ट्रेंथ आ सकती है बाकी करेंसीज में डॉलर के मुकाबले? जी बिल्कुल। एंड नेगेटिव डॉलर बहुत एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड हो गया है कि डॉलर यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि रेट्स पीक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का पीक क्रॉस हो गया, डॉलर का पीक क्रॉस हो गया, तो यहाँ से डॉलर कर सकता है। देखिए, ये जो साइकिल थी 92 के DXY लेवल से शुरू हुआ था, 92 से 114 पहुंचा था, अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो लगता है यहाँ से और डॉलर वीकन करेगा इस साल में। यही है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है, सेफ हेवन बाइंग आती है, वैसे ज़रूर रहता है, लिनियर नहीं रहता है और झटकों में मूव करेगा, बट यहाँ से नीचे जाएगा। ऐसे नीचे जाएगा और जी चलिए, अच्छा है। और रुपए पर कोई आउटलुक सर? रुपये अब RBI पे डिपेंडेंट है दीप, यहाँ से और स्ट्रेंथन हो जाता, बट RBI बहुत एक मेजर्ड और कैलिब्रेटेड मूव्स करता है रुपए में। तो जैसे पिछले साल इंटरफेरेंस था, RBI का ज़रूर इंटरवेंशंस था रुपए का डाउनवर्ड स्लोप में भी, तो ऊपर जाते हुए भी RBI यही देखेगा चाइना क्या कर रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी करेंसी कैसे हो रही है। बट डॉलर का जो अहमियत ये है कि डॉलर कम जाता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज फिर से आते हैं, तो फ्लोज शुरू होने चाहिए। वो हमारे मार्केट में नहीं आए, 16,000 करोड़ निकला है पहले 9 दिनों में, तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मूव ज़रूर रहा है। होपफुली वो टर्न करेगा, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हम देख रहे हैं, स्पेशली चाइना में पैसा बहुत तेज़ी से जा रहा है।